चलिए, इसके पहले हम लोग देख चुके हैं माहेश्वर सूत्रों में उच्चारण स्थान वर्णों का देख चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रयत्न। देखते हैं प्रयत्न क्या होता है। संस्कृत में प्रयत्न क्या होता है? संस्कृत में जो प्रयत्न होता है वह वर्णों को, अक्षरों को बोलने की जो कोशिश होती है उसी को प्रयत्न बोलते हैं। किसी भी वर्ण या अक्षर को बोलने के लिए की गई कोशिश ही प्रयत्न कहलाता है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। किसी भी वर्ण को बोलने के लिए जो कोशिश की जाती है वह दो प्रकार की होती है। पहली कोशिश है मुंह के अंदर, ऐसे वर्ण जो मुंह के अंदर कोशिश करके वर्णों को मुंह से बाहर निकाला जाता है, एक वो कोशिश हो गई। एक मुंह के बाहर यानी होठ वगैरह, ये जो बाह्य अंग हैं, ठीक है, इनसे वर्णों को बोलने की जो चेष्टा की जाती है इसे हम बाह्य प्रयत्न बोलते हैं। ठीक है, संस्कृत में इसके लिए लिखा भी है यत्नो द्विधा। यत्न में होता है प्रयत्न, द्विधा में होता है दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आभ्यंतरो बाह्यश्च, एक आभ्यंतर होता है और दूसरा होता है बाह्य, इसके लिए लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे प्रयत्न क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि वर्णों को उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। वे सभी वर्ण होते हैं, क से लेके और क से लेके क्षत्रिय छ ये तो आता नहीं है। ठीक है, तो क से लेके म तक स्पर्श व्यंजन हो गया, अंतस्थ व्यंजन हो गया, उष्म व्यंजन हो गया, ये सारे व्यंजन हो गए। ठीक है, उसके बाद सारे स्वर आ जाते हैं। ये सभी जो वर्ण हैं माहेश्वर सूत्रों में गिनित जो 42 वर्ण हैं, उन सभी वर्णों को उच्चारण करने की जो चेष्टा है, उसको बोलने की जो कोशिश है, उसी को हम प्रयत्न बोलते हैं। देखेंगे प्रयत्न कितने प्रकार का होता है। प्रयत्न के प्रकार, प्रयत्न के प्रकार संस्कृत में इसके लिए एक लाइन लिखी हुई है, यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च। कह रहे यत्न माने होता है प्रयत्न। जो प्रयत्न है वह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर माने होता है आंतरिक, मुंह के अंदर वर्णों को उच्चारण करने की ऐसी चेष्टा जो मुंह के अंदर होती है उसे हम आभ्यंतर प्रयत्न बोलते हैं। ठीक है, वर्णों के उच्चारण करने की, वर्णों को बोलने की ऐसी कोशिश जो मुंह के अंदर होती है उसे हम आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। ऐसे वर्ण या अक्षर जिनको बोलने की कोशिश मुंह के बाहर होती है, ठीक है, उसे हम बाह्य प्रयत्न। मुंह के अंदर का मतलब होता है जिह्वा, कंठ, तालु, मूर्धा। ठीक है, ये जो उच्चारण स्थान है, इन उच्चारण स्थानों से जो भी वर्ण बोले जाएंगे वो आभ्यंतर प्रयत्न कहे जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसके बाहर जिन वर्णों को बोला जाएगा उसे हम बाह्य प्रयत्न कहेंगे। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम पहले देखते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। देखेंगे कि आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है। ठीक है,
और अभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार कितने होते हैं, सबके बारे में चर्चा करेंगे। देखेंगे अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है। मुंह के अंदर वर्णों को उच्चारित करने के लिए किया गया प्रयत्न या कोशिश। ही क्या होता है, अभ्यंतर प्रयत्न। मुंह के अंदर वर्णों को बोलने के लिए प्रयत्न किया जाता है, जो भी वर्णों को बोलने का प्रयत्न किया जाता है उसे हम अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, अभ्यंतर प्रयत्न जो होता है वह 5 प्रकार का होता है। एक होता है अस्पृष्ट, दूसरा होता है ईषत् अस्पृष्ट, तीसरा होता है विवृत, चौथा होता है ईषद् विवृत और पांचवा होता है संवृत। अस्पृष्ट का मतलब होता है छुआ गया। पहले पांचों के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद उसको लिखवा देंगे। ठीक है, अस्पृष्ट माने होता है छुआ गया, माने ऐसे वर्ण या अक्षर जिनको बोलने पर जिह्वा उच्चारण स्थानों को हल्का सा स्पर्श करती है, हल्का सा छूती है, उसे हम अस्पृष्ट प्रयत्न कहते हैं। जैसे क से लेके म तक जितने भी स्पर्श व्यंजन हैं उन सभी स्पर्श व्यंजनों को हम अस्पृष्ट प्रयत्न में रखते हैं। दूसरा जो इसका अभ्यंतर प्रयत्न में जो दूसरा प्रकार है वो है ईषद् अस्पृष्ट। ईषत् माने होता है थोड़ा सा, अस्पृष्ट माने होता है छुआ गया, माने ऐसे वर्ण या अक्षर जिनका उच्चारण करने में जिह्वा उच्चारण स्थान को हल्का सा स्पर्श करती है। ठीक है, उसे हम ईषद् अस्पृष्ट कहते हैं। ठीक है, और अगला है विवृत, यानी विवृत का मतलब होता है खुला हुआ। खुला हुआ का मतलब हो जाएगा कि ऐसे वर्ण या अक्षर जिनका उच्चारण करने में मुंह पूरा खुल जाता है। ऐसे वर्ण या अक्षर जिनका उच्चारण करने में मुंह पूरा खुला होता है, ऐसे वर्ण या अक्षरों को हम विवृत कहते हैं। जैसे अ से लेके औ तक के वर्ण ये सब विवृत में आएंगे। ईषद् विवृत, ईषत् माने होता है थोड़ा सा, विवृत माने होता है खुला हुआ। ऐसे वर्ण या अक्षर जिनको बोलने में मुंह थोड़ा सा खुला होता है, ऐसे वर्णों को हम ईषद् विवृत प्रयत्न के अंतर्गत रखते हैं। जैसे ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन जो होता है उनके उच्चारण में मुंह थोड़ा सा खुला होता है, ऐसे वर्णों को हम ईषद् विवृत में रखते हैं। संवृत, संवृत माने होता है बंद, क्लोज। ऐसे वर्ण या अक्षर जिनका उच्चारण करने मुंह पूरा बंद होता है, ऐसे वर्णों का उच्चारण स्थान यानी ये हर्ष अ जो होता है वह संवृत में आएगा। ठीक है, तो ये 5 अभ्यंतर प्रयत्न हुए। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग लिख लेंगे, एक एक करके सबके बारे में लिख लेते हैं। इसमें जो है वो पहला प्रयत्न हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें जो पहला प्रयत्न होगा वो होगा अस्पृष्ट। इसमें हो जाएगा अस्पृष्ट। अस्पृष्ट का मतलब होता है छुआ गया। ठीक है, इसका अर्थ होता है छुआ गया या स्पर्श किया गया। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि लिखेंगे इस प्रयत्न में जिह्वा कंठ, तालु, मूर्धा, आदि
उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है। अभी हमने इसके पहले बताया था कि ऐसे वर्ण या अक्षर जिनको बोलने में जीवा, कंठ, तालु, मूर्धा आदि उच्चारण स्थानों को पूर्ण रूप से स्पर्श करती है, माने स्पर्श करती है, विभिन्न उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, उसे हम क्या कहते हैं? अस्पृष्ट कहते हैं। अस्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। ये एक संस्कृत का श्लोक है, ठीक है, संस्कृत का श्लोक नहीं, एक लाइन है कह सकते हैं इसके अस्पृष्ट के लिए, ठीक है। कह रहा है कि स्पर्श व्यंजन जितने भी हैं वो अस्पृष्ट प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि क से लेके म तक जितने भी स्पर्श व्यंजन हैं, स्पर्श वर्ण, ये सभी के सभी 25 वर्ण जो है वो अस्पृष्ट में आएंगे, ठीक है। अस्पृष्ट का मतलब होता है ऐसे वर्ण या अक्षर जिनका उच्चारण करने के लिए जिह्वा, कंठ, मुंह के अंदर ही, ऐसे क से लेके म तक का जो उच्चारण स्थान है वो मुंह के अंदर ही है। प्रयत्न, इन वर्णों को बोलने का जो कोशिश है, जो प्रयत्न है वो मुंह के अंदर ही हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे वर्ण या अक्षर जिनको बोलने के लिए जिह्वा विभिन्न उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है उसे हम क्या कहते हैं? अस्पृष्ट प्रयत्न कहते हैं। अस्पृष्ट प्रयत्न के अंतर्गत सभी स्पर्श वर्ण आते हैं। स्पर्श वर्ण क से लेकर के प वर्ग तक के जितने भी 25 वर्ण हैं वो सब इसमें आएंगे, अस्पृष्ट प्रयत्न में आएंगे, ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे ईषद अस्पृष्ट। जो हम लोग दूसरा प्रयत्न देखेंगे वो है ईषद अस्पृष्ट। ईषद माने होता है थोड़ा सा, अस्पृष्ट माने छुआ गया। ईषद माने हो जाएगा थोड़ा सा और अस्पृष्ट माने हो जाएगा छुआ गया। यानी ये हो जाएगा तो इसका थोड़ा सा हो जाएगा, इसका छुआ गया। यानी ऐसे वर्ण या अक्षर जिनको बोलने पर, ठीक है ना, जिह्वा उच्चारण स्थान को थोड़ा सा स्पर्श करती है, हल्का सा स्पर्श करती है, ऐसे वर्णों को हम ईषद अस्पृष्ट कहते हैं। हम लिख लेंगे ऐसा वर्ण या अक्षर जिनका उच्चारण करने में जिह्वा उच्चारण स्थान को हल्का सा या थोड़ा सा स्पर्श करती है, उसे हम ईषद अस्पृष्ट कहते हैं, ठीक है। ईषद अस्पृष्ट के लिए संस्कृत में एक लाइन है, ईषद अस्पृष्टम अंतःस्थानम। अंतःस्थानम, ईषद अस्पृष्टम अंतःस्थानम, यानी जितने भी अंतस्थ व्यंजन हैं वो सभी ईषद अस्पृष्ट के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ व्यंजन का मतलब हो जाएगा य, व, र, ल। ये जो अंतस्थ व्यंजन हैं, अंतस्थ वर्ण हैं, ठीक है, जिनकी संख्या 4 है, ये 4 अंतस्थ व्यंजन जो हैं वो ईषद अस्पृष्ट के अंतर्गत आएंगे। ऐसे वर्ण या अक्षर लिख दिए हैं, ठीक है। ईषद अस्पृष्ट, ईषद माने होता है थोड़ा सा, अस्पृष्ट माने छुआ। ऐसे वर्ण या अक्षर जिनका उच्चारण करने में जिह्वा उच्चारण स्थान को हल्का सा या थोड़ा सा स्पर्श करती है उसे हम ईषद अस्पृष्ट प्रयत्न कहते हैं। और यह प्रयत्न में 4 वर्ण आते हैं, ठीक है। अब अगला देखेंगे विवृत। विवृत प्रयत्न। तीसरा हम देखेंगे
विवृत प्रयत्न। विवृत प्रयत्न, विवृत माने होता है खुला हुआ, खुला हुआ। विवृत माने होता है खुला हुआ, ठीक है। ऐसे वर्ण या अक्षर लिख लेंगे, ऐसे वर्ण या अक्षर जिनके उच्चारण करने पर मुंह पूरा खुला हुआ होता है, ऐसे वर्ण विवृत कहे जाते हैं। जैसे इनको हम कह सकते हैं कि अ से लेके औ तक के वर्ण हम कह सकते हैं। इसमें कहाँ से लेके, अ से लेके औ तक के सभी स्वर वर्ण, सभी स्वर वर्ण जिनकी संख्या संस्कृत में 9 बताई गई है, ये सभी स्वर वर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं, विवृत होते हैं। ऐसे वर्ण या अक्षर जिनके उच्चारण में मुंह पूरा खुला हुआ होता है, ऐसे वर्ण या अक्षर को विवृत प्रयत्न के अंतर्गत रखे जाते हैं, ठीक है। इसके लिए संस्कृत में एक लाइन लिखी गई है, विवृत्तम विवृत्तम स्पर्शाणाम। इसके लिए संस्कृत में एक लाइन लिखी गई है, विवृत्तम स्पर्शाणाम, ठीक है। यानी जितने भी स्पर्श व्यंजन हैं वो सभी विवृत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब चौथा देखेंगे इसमें, ईषद विवृत। चौथा है, चौथा देखा जाएगा ईषद विवृत। ईषद माने होता है थोड़ा सा, और विवृत का मतलब होता है खुला हुआ, यानी ये हो जाएगा थोड़ा सा खुला हुआ। माने ऐसे वर्ण या अक्षर लिख लेंगे इसमें, ऐसे वर्ण या अक्षर जिनके उच्चारण करने में मुंह आधा आधा या थोड़ा खुला हुआ होता है, ऐसे वर्णों को ईषद विवृत प्रयत्न के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग श, स और ह यानी ऊष्म वर्ण को कह सकते हैं। ऐसे वर्ण माने उस वर्ण के अंतर जितने भी वर्ण हैं वो सभी ईषद विवृत के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इन वर्णों का उच्चारण करने में मुंह जो होता है वो आधा खुला हुआ होता है। इनके लिए संस्कृत में एक लाइन लिखी गई है, वो है ईषद विवृत्तम उष्माणाम। ठीक है, यानी उस व्यंजन के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण ईषद विवृत प्रयत्न कहे जाते हैं। ठीक है, अगला है संवृत। जो अगला वर्ण है वो है संवृत, यानी जो पांचवा है वो है संवृत। संवृत का मतलब होता है ढका हुआ या बंद, यानी ऐसे वर्ण या अक्षर जिनका उच्चारण करने में मुंह पूरा ढका हुआ हो या पूरा लगभग बंद होता है,
ऐसे वर्ण या अक्षर जिनका उच्चारण करने में मुंह लगभग पूरी तरह से ढका हुआ या पूरी तरह से बंद होता है, ऐसे वर्णों को हम संवृत्त वर्ण के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें जो ह्रस्व अ होता है, ठीक है, हम लिख सकते हैं, ठीक है, कि संवृत्त प्रयत्न के अंतर्गत के ऐसे लिख लीजिए, संवृत्त प्रयत्न के उच्चारण, प्रयत्न नहीं, संवृत्त वर्ण लिख लीजिए, संवृत्त वर्ण के उच्चारण में वायु का मार्ग लगभग बंद होता है, अर्थात ह्रस्व अ को संवृत्त प्रयत्न के अंतर्गत रखा जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि ह्रस्व अ को, ये जो ह्रस्व अ है, इसको संवृत्त के अंतर्गत रखा जाएगा। लेकिन नोट करके एक लाइन लिख लीजिएगा, एक लाइन इसमें नोट करके ये लिखना है कि प्रयोग सिद्धि की अवस्था में अ का प्रयत्न अन्य वर्णों की भांति विवृत ही होगा। ठीक है, इसमें एक लाइन लिख लीजिए, ठीक है, कि प्रयोग सिद्धि की अवस्था में, प्रयोग सिद्धि की अवस्था में अ वर्ण का प्रयत्न अन्य वर्णों की भांति, ठीक है, प्रयोग सिद्धि की अवस्था में अन्य वर्णों की भांति अ का उच्चारण स्थान क्या होगा? विवृत्त होगा। विवृत्त में हमने बताया ना कि सभी अ से लेके औ तक के सभी वर्ण जो होते हैं वो विवृत्त के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये संवृत्त जो है मैं ढका हुआ, माने यह अ जो है, अ को संवृत्त के अंतर्गत भी रखा जाएगा और प्रयोग सिद्धि के लिए विवृत्त के अंतर्गत भी रखा जाएगा। हमने देखा प्रयत्न में आभ्यंतर प्रयत्न, और आभ्यंतर प्रयत्न में 5 प्रकार के जो प्रयत्न हैं वो देखे गए। पहला है अस्पृष्ट प्रयत्न, दूसरा है ईषद अस्पृष्ट प्रयत्न, तीसरा है विवृत्त प्रयत्न और चौथा है ईषद विवृत्त प्रयत्न, और जो 5वां है वो है संवृत्त। इन सभी के बारे में हमने देखा और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बाह्य प्रयत्न के बारे में।